गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन डिस्कस करेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है जो आपने फेमा के पुराने टॉपिक पढ़े थे उससे बिल्कुल अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ये इसको आप एकदम नया टॉपिक की तरह समझ सकते हो। तो आज का अपना टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसके लिए जनरल गाइडलाइंस दे रखी है, पहले अपन वो देख लेते हैं। गवर्न बाय सेक्शन 2 ऑफ अ मास्टर डायरेक्शन। तो इंपोर्ट में जो भी गवर्न होता है वो एज पर सेक्शन 2 होता है, और जो भी मास्टर डायरेक्शन होता है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप जनरल रीड कर सकते हैं, ये आपके एमसीक्यू पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ आप समझने के पर्पस से समझ सकते हैं। इफ स्पेसिफिक रेगुलेशंस नॉट एग्जिस्ट, एडी गवर्नड बाय नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ एडी का मतलब है ऑथोराइज डीलर, ठीक है। तो अगर कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस नहीं दे रखे इंपोर्ट के लिए, तो जो भी नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस होता है उसके हिसाब से इंपोर्ट होगा। पर्टिकुलरली अदर टू केवाईसी गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई, और आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है उसका फॉलो होना चाहिए जब भी आप इंपोर्ट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का। तो रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट पेमेंट्स, अब आप कुछ भी सामान मंगवाओगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको, अगर आप कुछ भी सामान मंगवाते हो फॉरेन कंट्री से, तो आपको उसका वापस पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो आप कितना पेमेंट कर सकते हो ये अपन इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहले इधर लिख रखा है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आर सबमिटेड एंड ट्रांजेक्शन इज बॉन्फाइड, यानी कि ट्रांजेक्शन रियल होना चाहिए और आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है अगर जब भी आप इंपोर्ट का पेमेंट करते हो। तो कितना कर सकते हो ये अपन आगे जानेंगे। तो इसके बाद अपने पास आता है ऑब्लिगेशन ऑफ परचेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो आपको उसका फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। तो एज एन इम्पोर्टर, ठीक है, यानी कि परचेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो आप इम्पोर्टर हो तो आपको फॉरेन एक्सचेंज का परचेज करना पड़ेगा, तभी आप ने जो भी सामान इंपोर्ट करा है उसका आप पेमेंट कर पाओगे। तो आपके लिए क्या ऑब्लिगेशन है, पहला, जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज को ऑथराइज डीलर से मांगते हो तो आपने जिस पर्पस के लिए मांगा हो उसी के लिए ही आपको यूज़ करना है। कोई डिसअलाउ पर्पस, आरबीआई ने कोई डिसअलाउ पर्पस बता रखा है तो उस पर्पस के लिए नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप मांग तो फॉरेन एक्सचेंज रहे ऑथराइज डीलर से किसी और पर्पस के लिए, इंपोर्ट के पेमेंट के लिए, और आप उसका डिसअलाउ पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। फर्निशेस एविडेंस ऑफ इंपोर्ट, जो भी आपने इंपोर्ट मंगवाया है उसका लिस्ट बिल आएगा वो आप फर्निश करना पड़ेगा, तभी आपको ऑथराइज डीलर फॉरेन एक्सचेंज देगा तो आप पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ बता रखा है मोड ऑफ पेमेंट, आप पेमेंट कर सकते हो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू या फिर रुपीस भी आप दे सकते हो बाय क्रॉस चेक एंड ड्राफ्ट, ठीक है। क्रॉस चेक एंड ड्राफ्ट कब चलेगा, जब आप इंपोर्ट कर रहे हो गोल्ड एंड सिल्वर, तब आप क्रॉस चेक एंड ड्राफ्ट से भी पेमेंट कर सकते हो। बैंकिंग चैनल से तो आप हर इंपोर्ट का पेमेंट कर सकते हो। क्रॉस चेक एंड ड्राफ्ट का कब आप यूज़ कर सकते हो, जब आप इंपोर्ट कर रहे हो गोल्ड एंड सिल्वर। और रुपीज़ के थ्रू कब आप पेमेंट कर सकते हो, या तो कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के अंदर आया है, ठीक है, और अब उसके आप बोर्डिंग से लेकर लॉजिंग या फिर जो भी वो खर्चा करता है विद इन इंडिया, ठीक है, वो जो भी खर्चा करता है, तो आप ऐसे तो अपन ने जो प्रोविज़न पढ़े थे उसके हिसाब से तो उसका पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में होगा, ठीक है। पर आप एज ए पीआरआई आप उसका पेमेंट कर सकते हो इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। या फिर कोई नॉन होल टाइम डायरेक्टर आया है, ठीक है, हु लिव्स आउटसाइड इंडिया, ऐसा होल टाइम डायरेक्टर जो इंडिया के बाहर रहता है और वो इंडिया आया है कंपनीज के काम के लिए, तो आप उसका पेमेंट रुपीज़ में कर सकते हो, ठीक है। ये दो पॉइंट अलग से आपको बता रखे हैं, बुक में दे रखे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इम्पोर्ट पेमेंट्स। अब अपन जो भी देखेंगे वो आपके एमसीक्यू पर्पज से रिलेवेंट है। तो कितना टाइम लिमिट है इंपोर्ट पेमेंट करने के लिए, यानी कि आपने कोई सामान फॉरेन कंट्री से मंगवाया है तो अब आपको वापस पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ इस एक्ट के अंदर बता रखा है कि आपको
कितना टाइम दे रखा है उस टाइम लिमिट के अंदर आपको इंपोर्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। पहला नॉर्मल इंपोर्ट जो भी अपन करते हैं डेली ट्रांजेक्शन उसके हिसाब से बता रखा है। नॉट लेटर देन 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए इंपोर्ट का फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। ये 6 मंथ्स कब से गिनने, जिस दिन आपका सामान आया, फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट से गिनने। एक्सेप्ट अमाउंट्स हेल्ड फॉर गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये 6 मंथ्स की लिमिट 2 केस में बढ़ भी सकती है, ठीक है। पहला अमाउंट हेल्ड फॉर गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस। गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है, अगर आपने कोई सामान मंगवाया और उसका क्वालिटी चेक होना बाकी है, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट डिस्प्यूट, या फिर कोई डिस्प्यूट हो गया हो सामान आने के बाद, सामान एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं हो, तो ये आपके लिए लिमिट बढ़ाई जा सकती है। अदरवाइज आपको 6 मंथ्स के अंदर कोई भी इंपोर्ट आप करते हो तो आपका उसका पेमेंट करना ज़रूरी है। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स, यूसेंस बिल्स, ये यूसेंस बिल्स आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था। क्या होते हैं यूसेज बिल्स, कोई रियल ट्रांजैक्शन नहीं होते, सिर्फ आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो आप जाते हो बैंक के पास, 2 जने आपस में करते हैं ट्रांजैक्शन, एक जना बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, एक उसको एक्सेप्ट करता है, फिर आप बैंक के पास जाके डिस्काउंटिंग करा लेते हो और बैंक आपको पैसे दे देता है, ये होता है यूसेज बिल्स। क्रेडिट फॉर शॉर्ट पीरियड, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो पेबल फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, यानी कि अगर कोई डिलेड पेमेंट है, उसका इंटरेस्ट है, तो आप 3 साल तक कर सकते हो, ठीक है, यानी कि 3 साल के बाद आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स क्या होता है, जस्ट लाइक ईएमआई होता है, आप धीरे धीरे पेमेंट करोगे जो भी आपने इंपोर्ट करा उसका। कोई ऐसा हो सकता है कि हैवी मशीनरी हो जिसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, तो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस एज पर एग्रीमेंट आपने खरीदी होगी और फिर आपने पेमेंट के लिए भी लिखा होगा कि आप धीरे धीरे करके चुकाओगे, तो इसका पेमेंट आप अप टू 5 ईयर्स के अंदर कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद करना अलाउ नहीं है। थर्ड है एक्सटेंशन ऑफ टाइम। अब ये क्या, ये टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है क्या, ये अपन देखेंगे। तो इसमें कैटेगरी बना रखी है, एडी कैटेगरी 1 बैंक्स, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स बना रखी है, तो आपका टाइम एक्सटेंड हो सकता है, पर कितना होगा, 6 मंथ्स एट ए टाइम, एक बार में 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, पर 6 महीने करके आप कब तक एक्सटेंड कर सकते हो, 3 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। वाइल ग्रांटिंग एक्सटेंशन, ईडी एंश्योर्ड डेट, ये आपका एक्सटेंशन कौन करेगा, ऑथराइज डीलर करेगा। तो ऑथराइज डीलर को जब वो समय बढ़ा रहे 6 महीने का, तो उसको देखना है कि कुछ बातों का ध्यान रखना है ऑथराइज डीलर को। इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन आर नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं चल रहा है जो आपने इम्पोर्ट का ट्रांजेक्शन करा उसके लिए। इफ़ एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर, अगर एक्सटेंशन करके 2 बार से ज़्यादा, यानी कि 6 महीने करके 2 बार 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो ऑथराइज डीलर को देखना है जो टोटल आउटस्टैंडिंग है नॉट एक्सेड $1 मिलियन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट $1 मिलियन से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और 10% ऑफ एवरेज इम्पोर्ट ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कि आपका एक्सटेंशन 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो ऑथराइज डीलर को लिमिट बता रखी है कि इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट, या तो $1 मिलियन या फिर 10% ऑफ एवरेज इम्पोर्ट ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स, जो आपने लास्ट 2 साल में अपने इम्पोर्ट करा उसका 10% मान लिया जाएगा, ठीक है, एवरेज करके। तो दोनों में से जो भी कम अमाउंट आएगा वो आपकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है, उस लिमिट से ज़्यादा आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है केसेस नॉट कवर्ड बाय द अबव इंस्ट्रक्शंस बियॉन्ड द अबव लिमिट्स विल बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई, यानी कि आपका अमाउंट एक्सटेंड हो गया $1 मिलियन से ज़्यादा और फिर भी आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो वो उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया। अब आपको क्या करना है, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर लाना है, तो कितना ला सकते हो ये अपन जानते हैं। अ पर्सन में सेंड इनटू इंडिया विदाउट लिमिट फॉरेन एक्सचेंज अदर देन करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, ट्रैवलर चेक।
ट्रैवलर चेक क्या होता है, यहाँ आप कहीं पैसे जमा करा देते हो, फिर आपको एक चेक मिल जाता है, फिर फॉरेन के अंदर आप कहीं भी उसका यूज़ करके आप अपना सामान खरीद सकते हो। तो इसमें आपको दे रखा है कि आप कितना भी पैसा ला सकते हो इंडिया के अंदर, कोई लिमिट नहीं है फॉरेन एक्सचेंज का। बस आपको करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, ट्रैवलर चेक नहीं लाना है, ठीक है। अब तो क्या आया फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, यानी कि आप बैंक अकाउंट के थ्रू कितना भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर ला सकते हो, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ब्रिंग इनटू इंडिया विदाउट लिमिट फॉरेन एक्सचेंज एंड अराइवल इन इंडिया गिव्स अ डिक्लेरेशन टू कस्टम अथॉरिटीज़। यानी कि अब आप क्या ला रहे हो, अब आप अपने साथ ला रहे हो, ठीक है। ब्रिंग इनटू इंडिया विदाउट लिमिट, यानी कि आप खुद भी ला सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज कोई लिमिट नहीं है। एंड ऑन अराइवल इन इंडिया, बस जितना भी आप फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर लाओ उसका आपको डिक्लेरेशन देना है कस्टम अथॉरिटीज़ को कि आप इतना फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर लाए। देखो फेमा एक्ट किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, या लिमिट क्यों नहीं है, आपके मन में डाउट आ रहा होगा या लिमिट क्यों नहीं है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को तो फ़ायदा ही हो रहा है, इसलिए यहाँ कोई लिमिट नहीं दे रखी है। आप फॉरेन करेंसी बाहर से इंडिया के अंदर ला रहे हो तो इससे गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, इससे गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब आप एक्सपोर्ट करोगे रुपीज़ का तब गवर्नमेंट को दिक्कत होगी, वो अपन आगे देखेंगे। तो इसलिए आप इंपोर्ट कर रहे हो फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर, तो इसलिए गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इधर लिख रखा है विदाउट लिमिट। बस जितना भी लाओ कस्टम अथॉरिटीज़ को बता देना। यानी कि आप फॉरेन घूमने गए और आते समय आप फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हो इंडिया के अंदर, तो आप जितना भी ला रहे हो वो कस्टम अथॉरिटीज़ को एक डिक्लेरेशन में बता देना। अब डिक्लेरेशन क्या छोटे मोटे अमाउंट के लिए होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। डिक्लेरेशन नॉट नेसेसरी वेयर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या इंक्लूड है, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, ट्रैवलर चेक, नॉट एक्सीड $10,000 10,000 और इक्विवेलेंट। यानी कि आप बाहर से फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर $10,000 10,000 तक आप ला सकते हो, ठीक है। डॉलर 10,000 आप ला सकते हो, यहाँ तक आपको कोई डिक्लेरेशन कस्टम अथॉरिटी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा का अमाउंट होगा तो आपको बताना पड़ेगा कस्टम अथॉरिटीज़ को। एंड और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स कैश पोजीशन अलोन नॉट एक्सीड $5,000 और इक्विवेलेंट। यानी कि आप फॉरेन करेंसी नोट्स भी ला सकते हो अकेले, कितना ला सकते हो, $5,000, तो $5,000 तक आप ला सकते हो, या फिर इक्विवेलेंट। आमतौर पर यहाँ दे रखा है $, पर ज़्यादातर कंट्रीज़ में $, मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, इसलिए यहाँ दे रखा है अपनी बुक में $, के हिसाब से। और इक्विवेलेंट दे दिया, यानी कि आप कहीं दूसरी कंट्री जा रहे हो, जैसे कि सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलता है, तो आप उसका इक्वल कर सकते हो $, 5,000 जितना उतना आप ला सकते हो इंडिया के अंदर। ला तो आप कितना भी सकते हो, पर आपको डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं अगर आप इतना छोटा अमाउंट लाओगे तो। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी। अब आप बाहर से क्या कर रहे हो, इंडियन करेंसी को ला रहे हो। अभी तक अपन ने देखा था आप इंपोर्ट कर रहे थे फॉरेन करेंसी, अब आप क्या कर रहे हो, बाहर से इंडियन करेंसी ला रहे हो। तो एनी PRI गोन आउट ऑफ इंडिया ऑन टेम्परेरी विजिट में ब्रिंग इनटू इंडिया, यानी कि आप फॉरेन गए घूमने और वहाँ से आप इंडियन करेंसी वापस ला रहे हो, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। नेपाल एंड भूटान को छूट दे दी कि वो कितना भी ला सकते हैं नेपाल एंड भूटान से। नॉट एक्सीडिंग ₹25,000, यानी कि अगर आप US जाते हो, ठीक है, टेम्परेरी विजिट के लिए, और आप PRI हो, तो आप 25,000 से ज़्यादा इंडियन रुपीज़ नहीं ला सकते। नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ गारंटी बाय एन ऑथोराइज डीलर वेयर सर्विस इम्पोर्टर इज अदर देन PSU और गवर्नमेंट, ठीक है। अब ऑथोराइज डीलर कुछ केसेस के अंदर गारंटी दे सकता है, ठीक है। तो सर्विस इम्पोर्टर के लिए कितना लिखा है, सर्विस इम्पोर्टर जहाँ गवर्नमेंट नहीं है उसके लिए आप कितनी गारंटी दे सकता है ऑथराइज डीलर, एक्सीडिंग नो गारंटी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग $5 लाख, यानी कि $5 लाख से ज़्यादा कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। और अगर सर्विस इम्पोर्टर इंपोर्ट करने वाला अगर गवर्नमेंट या PSU है तो $1 लाख से ज़्यादा के अमाउंट की कोई गारंटी नहीं दे सकता सर्विस इम्पोर्टर, ठीक है, विदाउट अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कि एक्सीडिंग
$1 लाख से ज़्यादा है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपको यानी कि गवर्नमेंट को, पीएसयू को लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही ऑथराइज डीलर गारंटी दे सकता है। A person may bring into India from Nepal and Bhutan in denominations up to ₹100। यानी कि आप नेपाल एंड भूटान जा रहे हो तो आप अप टू ₹100 तक के नोट्स अपने साथ ला सकते हो, कितने भी अमाउंट के ला सकते हो, ठीक है, कितना भी पैसा ला सकते हो, बट आपको डिनोमिनेशन अप टू ₹100 तक ही रखना है, ठीक है, बड़े नोट्स नहीं ला सकते, इसका ये मतलब है। तो ये अपना कंप्लीट होता है इम्पोर्ट टॉपिक। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता सकते हो। अपना इम्पोर्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।